नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कंप्लीट कोर्स डेस्टिनेशन चैनल पर। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में आपका चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट किया था, आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं, आपका नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो कि है चैप्टर नंबर 4 और वो है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। इस चैप्टर में हम ज्योमेट्री से रिलेटेड बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे और उनके बारे में जानेंगे और एक्सरसाइजेस करेंगे उनकी। तो सबसे पहले हम बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आपका टर्मिनोलॉजी ऑफ ज्योमेट्री। सबसे पहले देखिए पॉइंट क्या होता है, लिख लीजिए आप पॉइंट। पॉइंट क्या होता है आपने पढ़ा होगा ना, काफी बार सुना भी होगा पॉइंट। अगर मैं कोई भी पेन या पेंसिल या फिर कोई भी शार्प्ड ऑब्जेक्ट होता है उसको सिर्फ ऐसे रखूं, यहां पे एक पॉइंट लग जाएगा। यहां पे आपको छोटा दिखने हो रहा है इसलिए बड़ा कर दे रहा हूं, ये एक पॉइंट लगा दिया, ठीक है। अब ये पॉइंट जो होता है ये डायमेंशनलेस होता है, ना तो इसकी कोई लेंथ होती है, ना ही ब्रेड्थ होती है, ना ही इसका कोई डायमेंशंस होती है। जैसे आपको एक गोल गोल पॉइंट दिख रहा होगा तो मतलब ये सर्कल है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है। सर्कल बहुत सारे पॉइंट्स को मिला के बनता है और ये पॉइंट की कोई डायमेंशंस नहीं होती। हम कह सकते हैं इसको डायमेंशनलेस होता है पॉइंट। पॉइंट एग्जिस्ट करता है लेकिन ये इनविजिबल होता है, हम इसको देख सकते हैं, कॉपी में लगाया हुआ है देख सकते हैं, लेकिन इसकी डायमेंशंस नहीं नाप सकते हैं, उसको कहते हैं पॉइंट, ठीक है। पॉइंट की अगर डेफिनेशन के बारे में बात करें तो पॉइंट क्या होता है? इट्स अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, मतलब जो भी अगर बात करें तो ये एक डायमेंशनलेस है। इसको हम कह सकते हैं क्या कि डॉट, जो हम डॉट लगाते हैं ना उसको कहते हैं पॉइंट। और अगर इसकी अब बात करें कि ये इनविजिबल टाइनी डॉट, बहुत छोटा इनविजिबल डॉट होता है जो कि हम देख सकते हैं लेकिन इसको नाप नहीं सकते हैं और इसका वैसे भी कोई डायमेंशन नहीं होती, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। ये हमको पॉइंट का आइडिया देता है। अगर पॉइंट के बारे में और बात करें तो अगर आपने देखा होगा आपके पास कंपास होता है, कंपास का शार्प्ड ऑब्जेक्ट होता है ना, शार्प्ड पिन होती है। वो पिन अगर किसी ऑब्जेक्ट पे रखेंगे तो वो जहाँ पे जो पॉइंट ऑफ जो कॉन्टैक्ट होगा ना, वो कॉन्टैक्ट कौन सा होगा? पॉइंट होगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा, ठीक है। और उसी तरह से बात करें अगर पॉइंट, ठीक है, पेपर पॉइंट, ठीक है। अगर आप बात करें पॉइंट की और किसी एग्जांपल के रूप में तो शार्प्ड ऑब्जेक्ट मैंने आपको बता दिया कि एक तो हो गया कंपास आपका, एक पेन हो गया, पेंसिल हो गया। पेंसिल को शार्प करो और बिल्कुल शार्प्ड एज आ जाता है ना, जब बिल्कुल शार्प्ड पॉइंट आ जाता है उसका, तब उसको कभी भी आप ऐसे रखोगे कॉपी पे तो देखना बिल्कुल छोटा सा ऑब्जेक्ट बनता है जिसको हम पॉइंट कहते हैं, ठीक है। पॉइंट के बारे में आपने जान लिया। अब चलते हैं लाइन सेगमेंट पे। लाइन सेगमेंट क्या होता है? देखो, लाइन सेगमेंट एक ऐसी चीज़ है, मतलब एक लाइन ही है, लेकिन लाइन को हम कैसे दर्शा सकते हैं? अगर आप देखिए कोई पेपर ले लीजिए, पेपर को जब भी आप फोल्ड करोगे ना, पेपर को फोल्ड करने पे आपको एक लाइन दिखेगी उसके ऊपर, लेकिन वो लाइन एक उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है और इसका एंड पॉइंट होता है। जैसे ये पेपर है, मान लीजिए ये पेपर है और इसको आपने फोल्ड किया था यहाँ से फोल्ड किया था, ठीक है, यहां से ऐसे करके फोल्ड किया था, तो मतलब इसकी जब हम अगर इसको डिफाइन करेंगे तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट एक होगा और एक एंडिंग पॉइंट होगा। मतलब लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक एंड पॉइंट होता है, ठीक है। और अगर हम बात करें इसकी और लाइन सेगमेंट के बारे में और बात करें तो आपने देखा होगा कि जैसे कि हम एक थ्रेड ले रखे हैं, थ्रेड हमारे पास इतना है, यहाँ मतलब हमने कुछ लेंथ का थ्रेड ले लिया, उसका स्टार्टिंग पॉइंट एक हाथ में पकड़ा, एक हाथ में उसका एंड पॉइंट पकड़ा, तो वो एक लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करेगा क्योंकि उसका स्टार्टिंग पॉइंट भी है और एंड पॉइंट भी है। तो लाइन सेगमेंट का क्या होता है? स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है और एंड पॉइंट भी होता है। अगर इसको हम ऐसे ही लिखते हैं, ए स्टार्टिंग पॉइंट है और बी एंड पॉइंट है, तो लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ए बी, और ऊपर में सिंपल डैश डाल देते हैं। सिंपल डैश, याद रखना, सिंपल डैश, इसमें कुछ भी नहीं आता है, बस ये सिंपल डैश जैसे डाल दिया ऐसे। इसके बाद हम मूव ऑन करते हैं लाइन पे। लाइन क्या होता है? लाइन और लाइन सेगमेंट में क्या डिफरेंस होता है? लाइन जो होती है उसका ना तो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना ही एंड पॉइंट होता है। अगर बात करें, ये एक लाइन सेगमेंट है, ये एरो क्या दर्शा रहा है कि ये कभी भी रुक नहीं रहा है, ठीक है। ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी है, ये ए और बी पॉइंट के पार भी जा रहा है, ठीक है। अगर हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहें, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? देखो, ए और बी तो लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे? देखो, इसके ऊपर जो हमने उसके ऊपर ऐसे डैश लगाया था,
इसके ऊपर डैश तो आएगा, लेकिन डैश के दोनों और एरो आ जाएंगे। जैसे लाइन सेगमेंट में हमने दोनों और एरो दिखाए, वैसे लाइन में हमने दोनों साइड एरो दिखाए ना, ए और बी पॉइंट के बीच में। हाँ, अगर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो ए बी लाइन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये तो हो गया ए बी लाइन सेगमेंट। ये क्या है? ए बी लाइन है। लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए उसके ऊपर एक बार लगाएंगे और बार के दोनों साइड हम एरो शो कर देंगे। ये होता है लाइन। ठीक है, लाइन का ना तो स्टार्टिंग पॉइंट होता है और ना ही एंड पॉइंट होता है। ठीक है, और अगर इसके बाद बात करें, इसके बाद है आपका रे। रे क्या होता है वो भी देखिए, रे भी देखिए, उसके बाद हम इंटरसेक्शन भी देखेंगे। सबसे पहले देखो रे क्या होता है, लाइन के बाद रे आ गया। ठीक है, अब रे क्या होता है? आपको पता है कि रे का स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है, लेकिन इसका एंड पॉइंट बिल्कुल भी नहीं होता है। समझ गए आप? रे क्या होता है? स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है, लेकिन उसका एंड पॉइंट नहीं होता है। जैसे कि अगर बात करें, ये हो गया पॉइंट ए। ठीक है, ये क्या है? पॉइंट ए है, लेकिन ये पॉइंट यहां तक गया और बी पॉइंट लगाया, और बी पॉइंट के आगे भी जा रहा है। देखो, इस लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट ए है और एंड पॉइंट बी है। ऐसा लग रहा होगा कि एंड पॉइंट बी है, लेकिन इसका एंड पॉइंट बी नहीं है, ये बी के आगे भी जा रहा है, मूव ऑन कर रहा है। तो रे को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम? ए बी लिख के उसके ऊपर बार तो डालेंगे, लेकिन जिस साइड में उसका एरो आगे की साइड छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका रे ए बी। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा पहले लिखना, और जो पॉइंट जहां पे ये खत्म नहीं हो रहा है वो पॉइंट बाद में लिखना, और एरो उस साइड को लगा देना। ये हो जाता है रे ए बी। अब बात करते हैं इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस। ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस क्या होता है? इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन मतलब वो कहीं ना कहीं काटेंगी एक दूसरे को। और इंटरसेक्शन में क्या होता है? अगर दो लाइंस एक दूसरे को काटेंगी, हमेशा याद रखना, कोई भी दो लाइंस एक दूसरे को हमेशा और हमेशा, अगर स्ट्रेट लाइंस हैं तो एक ही बार एक ही पॉइंट पे काटेंगी, उसके बाद कभी भी नहीं काटेंगी। इस पॉइंट को ले लो आप O, और ये आपकी लाइन है AB। ठीक है, और ये लाइन है आपकी PQ। ठीक है, अब ये देखिए, जो PQ लाइन है वो AB लाइन को सिर्फ एक और बार काटेगी, एक बार काटेगी, उसके बाद कभी भी नहीं काटेगी। आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे एक ही पॉइंट काट रहे हैं, एक पॉइंट पे काट रही है जो कि पॉइंट O है। उसके बाद अगर इसको एक्सटेंड करते जाओ ना, ये एक दूसरे दूर दूर जा रही हैं, कभी भी एक दूसरे के पास नहीं आएंगी। तो ये होती है इंटरसेक्शन ऑफ लाइन्स। आप इंटरसेक्शन ऑफ लाइन्स के बारे में समझ गए होंगे, इंटरसेक्शन क्या होता है और इंटरसेक्शन होता क्या है लाइन्स का। यहाँ पे हम लिख देते हैं इंटरसेक्शन ऑफ लाइन्स। ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस आपको समझ आ गया कि इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस में क्या होता है। मैंने आपको बता दिया कि इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस क्या होता है, जब एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। और हमेशा याद रखना कि इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस के एग्जांपल्स क्या होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि चौराहा जो होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, उसको आपने रेड लाइट देखी है, रेड लाइट रोड पे जाते हुए रेड लाइट देखी होगी। रेड लाइट पे सर्कल होता है, सर्कल के इस साइड भी रोड होता है, इस साइड भी रोड होता है, चारों तरफ रोड होते हैं। तो वो अगर हम रोड को लाइन समझ लें तो दोनों रोड एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं वहां पे। तो वो क्रॉसिंग रोड्स, जैसे कि ये रोड हो गया, ये रोड हो गया आपका AB। ठीक है, और ये वाला रोड आपका देखो क्रॉस कर रहा है एक दूसरे से, और यहाँ पे सर्कल होता है बीच में। ठीक है, समझ गए आप कि ये अगर इसको हम लाइन मान ले A और B। ठीक है, ये चलते जा रहा है, रुक नहीं रहा है। ठीक है, ये चलते जा रहा है, रुक नहीं रहा है, और इसको हम मान लेते हैं PQ, P और Q। ठीक है, तो आपको क्या समझ आया? देखो, AB और PQ एक लाइन है और वो दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। ठीक है, और एक ही जगह क्रॉस करेगा, वो बार बार रोड एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा। ये वाला रोड उधर को जा रहा है, ये वाला रोड इधर को जा रहा है, जबकि ये स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ स्ट्रेट लाइंस की बात कर रहा हूं। इसके बाद हम देख सकते हैं इसका एक और एग्जाम्पल, वो क्या है? अगर आपने ABCD पढ़ा होगा, अल्फाबेट एक्स अल्फाबेट ऐसा ही कुछ होता है। तो इसमें देखो दो लाइन सेगमेंट एक्स, क्योंकि एक्स में जो लाइन होती है उसमें एरो नहीं होता है, लाइन सेगमेंट होती हैं। तो लाइन सेगमेंट जो है एक दूसरे को क्रॉस करती हैं और एक ही पॉइंट पे क्रॉस करती हैं। ये आपका कुछ एग्जांपल हो गए इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस के। इसके बाद हम बात करते हैं पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होता है? पैरेलल लाइंस ऐसी लाइंस होती हैं जो कभी भी एक दूसरे को नहीं टच करती हैं, कभी भी एक दूसरे को नहीं टच करती हैं। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल क्या हो जाएगा आपके लिए? रोड्स के दोनों साइड ले लो आप। रोड्स का देखो, AB वाला रोड है ना, AB वाले रोड को देख लो आप, इसके ये वाला साइड देख लो,
ये वाली साइड रोड के दोनों साइड, ये साइड्स कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी, तो वो क्या हो जाती है, पैरेलल लाइंस हो जाती हैं। अगर एक और एग्जांपल लें तो आपका स्केल आपने देखा होगा, ऐसे होता है स्केल। स्केल का एक साइड ये हो गया, एक साइड ये हो गया, ये दोनों लाइंस कभी भी, मतलब ये दोनों साइड्स एक दूसरे के कभी भी क्रॉस नहीं करेंगी, तो वो किसका एग्जाम्पल है, पैरेलल साइड्स है, पैरेलल लाइंस का एग्जाम्पल है। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें, हाँ अच्छा, रे का हमको एग्जाम्पल देना था। रे का एग्जाम्पल क्या होता है, अगर आप देख सकते हैं सनलाइट का स्टार्टिंग पॉइंट हमको पता है कि सन से स्टार्ट होता है और वो एंड पॉइंट कहीं भी नहीं, पता नहीं कहां तक जा रहा है, इन्फिनिटी टाइम तक जा रहा है, इन्फिनिटी डिस्टेंस कवर कर रहा है। अगर एक और एग्जांपल बात करें, आपने हाथ में टॉर्च पकड़ी होगी, टॉर्च से जब लाइट जलाते तो कभी वो पीछे को नहीं आती, वो आगे को जाती है। तो जो पीछे को नहीं आ रही है मतलब उसका स्टार्टिंग पॉइंट आपके हाथ में रखी टॉर्च है और एंड पॉइंट पता नहीं आपको कहां तक है, कहां तक जा रही है लाइट, आपको खुद नहीं दिखाई देता कि लाइट कहां तक जा रही है। ठीक है, ये एग्जांपल हो गया आपका रे का। इसके बाद अगर बात करें पैरेलल लाइंस के बारे में, कि आपने देखा होगा कि सीढ़ियां, वुडन सीढ़ियां देखिए जो लगाते, कहीं भी उठा के कहीं भी लगाते छत पे चढ़ने के लिए, लकड़ी की सीढ़ियां होती है, बैम्बू से स्टेयर्स होती हैं, जो बैम्बू स्टेयर्स एक देखना, उसके जो स्टेप्स होते हैं वो एक दूसरे के हमेशा पैरेलल होते हैं, ऐसे होते हैं स्टेप्स। देखो ये आपके बैम्बूज हो गए और ये आपकी बैम्बू स्टेयर्स हो गई, ऐसी होती हैं। ये देखना हमेशा एक दूसरे के पैरेलल होती है, कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। ठीक है, तो ये हो गई आपके पैरेलल लाइंस के बारे में पढ़ लिया हमने, इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस के बारे में पढ़ लिया, पॉइंट के बारे में समझा हमने, लाइन सेगमेंट, लाइन और रे के बारे में पढ़ लिया। हम देखते हैं इसके आगे आपकी एक एक्सरसाइज है, रे को कैसे लिखते हैं, लाइन को कैसे लिखते हैं और लाइन सेगमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी हमने देख लिया है। ठीक है, इसके बाद मूव ऑन करते हैं आपकी एक्सरसाइज 4.1 पे। 4.1 एक्सरसाइज में वो आपको कुछ फिगर दे रखा है उसने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, तो उसमें आपको कह रहा है कि कुछ पॉइंट्स बताने हैं, मतलब उसने डायमेंशन कुछ पूछा हुआ है, वो हमको डायग्राम से देख के बताना है। तो देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। आपकी एक्सरसाइज देखिए 4.1, एक्सरसाइज 4.1। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में उसने एक डायग्राम दिया है, वो डायग्राम कुछ ऐसा है, देखिएगा। ये डायग्राम दिया है उसने। ठीक है, एरो का पॉइंट्स का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट है O, देन उसके बाद ये पॉइंट है B, देन उसके बाद है ये C है, और यहां पे है D और E, D एंड E। ठीक है, ये उसने कुछ पॉइंट्स दिए हैं और ये डायग्राम दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में पूछ रहा है कि 5 पॉइंट्स बताओ ये डायग्राम में कौन कौन से हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आपका फर्स्ट पार्ट ए पार्ट देखिए क्या कह रहा है, 5 पॉइंट्स। सिंपल लिखिए, 5 पॉइंट्स इन गिवन डायग्राम आर, कौन कौन सा पॉइंट है, देखो D E O, यहां से स्टार्ट करो, D देन E देन O देन B एंड देन C। ये 5 पॉइंट्स है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 पॉइंट्स उसने दे रखे हैं, हमने पांचों के पांचों पार्ट्स उस पॉइंट्स उसको बता दिए। इसके बाद B पार्ट में क्या कह रहा है, देखो ए लाइन के बारे में बताओ। इसमें लाइन कौन कौन सी है, देखो यहाँ पे D और B लाइन है, तो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे आपको पता है, D और B दोनों साइड एरो शो करने बहुत जरूरी हैं। और कौन सी लाइन शो कर रहा है, E और B, देखो E और B, क्योंकि E के भी आगे एक्सटेंड हो रहा है और B के आगे भी एक्सटेंड हो रहा है, इसी तरह D के आगे भी एक्सटेंड हो रहा है और B के आगे भी। लेकिन यहाँ पे C देखो, C उस साइड को तो जा रहा है लेकिन O पे स्टॉप हो जा रहा है। ठीक है, और इस साइड को तो कोई पॉइंट दिया नहीं है, तो इस साइड कोई लाइन होगी नहीं, तो आपकी लाइंस यहाँ पे 2 ही हैं, DB और EB लाइन। ठीक है, इसके बाद C पार्ट में क्या कह रहा है, देखो 4 रेज, 4 रेज के बारे में बताना है। रेज कौन कौन सी हो जाएंगी, देखो रेज क्या होता है, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है लेकिन एंड पॉइंट नहीं, स्टार्टिंग पॉइंट होता है लेकिन एंड पॉइंट नहीं होता है। एंड पॉइंट मतलब वो कभी भी वो कंटिन्यू चलती जा रही है। तो यहाँ पे देखो O पे स्टार्टिंग पॉइंट है, C पे एंड पॉइंट नहीं है, तो यहाँ पे रे कौन सी आ जाएगी, OC। साइन याद रखना हमेशा। OC के बाद देखो OB भी तो है रे, क्योंकि OB पे स्टार्टिंग पॉइंट है और एंड पॉइंट नहीं है। इसी के बाद अगर बात करें OE, स्टार्टिंग पॉइंट है और एंड पॉइंट नहीं है। ठीक है, इसके बाद OD, स्टार्टिंग पॉइंट है लेकिन एंड पॉइंट नहीं है। ठीक है,
ओ एक पॉइंट है जहां से हम लाइन को स्टार्ट करवा रहे हैं, ठीक है, इसलिए ये आपकी 4 रेज इसमें हो जाएंगी, जो कि ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। हमेशा याद रखना वो पॉइंट बाद में रखना जिसके आगे एरो लगाया और जो कंटिन्यू चल रहा है वो वाला पॉइंट बाद में रहेगा। जैसे डी पॉइंट इसमें बाद में है, कभी भी डीओ नहीं लिखोगे आप, डीओ लिखने से आपका आंसर गलत कर सकता है, आपका जो भी चेकर होगा एग्जाम का वो गलत कर सकता है। इसके बाद डी पार्ट में देखो 5 लाइन सेगमेंट्स पूछी हैं उसने। लाइन सेगमेंट्स क्या होती हैं? डायरेक्टली जिसका स्टार्टिंग पॉइंट भी पता है और एंड पॉइंट भी पता है। देखो डी है, इसके ऊपर सिंपल ऐसे लगा दो, डी हो गया, देन उसके बाद डीओ हो गया, ठीक है, डीओ भी हो गया। उसके बाद और बात करते हैं, डीओ के बाद अगर बात करें तो ईओ भी तो है, ईओ भी लाइन सेगमेंट है। इसके बाद बात करें आपकी ईबी भी एक लाइन सेगमेंट है। ये हो गए 4। और डीबी भी तो एक लाइन सेगमेंट है, इसका भी स्टार्टिंग पॉइंट पता है और एंड पॉइंट हमको पता है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन देखो हमने इस तरह से किया है, जिसमें हमने स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट बताए थे लाइन सेगमेंट में। यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट बताया है, एंड पॉइंट हमको पता नहीं है, इसलिए रे का साइन दिया है। यहाँ पे भी हमको पॉइंट्स तो दिए हैं, लेकिन सिर्फ लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए कि ये पॉइंट जिस लाइन पे है वो वाली लाइन इन्फिनिटी तक जा रही है, इसलिए इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट नहीं है, ठीक है, रेफरेंस के लिए दिया है। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछ रहा है वो देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रहा है कि नेम द लाइन गिवन इन ऑल पॉसिबल वेज, ठीक है, पॉसिबल वेज में लाइन बतानी है। नेम द लाइन गिवन इन ऑल पॉसिबल वेज चूजिंग ओनली 2 लेटर्स एट ए टाइम फ्रॉम द 4 गिवन, ठीक है। उसने एक ना डायग्राम दिया है आपका सेकंड क्वेश्चन में। देखो डायग्राम क्या कह रहा है, देखो ऐसे लाइन बना दी है और बीच में कुछ पॉइंट्स रिप्रेजेंट किए हैं। पॉइंट्स कहाँ से हैं? ए बी सी डी, ठीक है, 4 पॉइंट्स हैं। ये है ए, देन ये है बी, देन ये है सी और ये है डी। ये 4 पॉइंट्स उसने एक लाइन पे बना दिए हैं। अब वो कह रहा है मेरे को 12 नाम बताओ इसके, कौन से, सारी लाइंस जितने भी लाइंस के कॉम्बिनेशन बन रहे हैं ना उसके नेम बताने हैं। और क्वेश्चन में ये लिखा भी है 12 ऑल पॉसिबल 12 वेज। तो देखो स्टार्ट करते हैं हम लाइन से। सबके ऊपर मार्क याद रखना आपको, क्या मार्क क्या लगाना है, निशान क्या लगाना है, ऐसा वाला लगाना है। तो ए बी इज अ लाइन, ठीक है। उसके बाद ए सी, देन ए डी, ठीक है। उसके बाद देखो बी ए, उसके बाद बी सी, देन बी डी, देन आपका आ गया सी ए, देन सी बी, इसके बाद आ जाएगा आपका सी डी, देन डी ए, देन डी बी और डी सी। कितने पॉइंट्स, कितने लाइंस होगी देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसमें 12 पॉसिबल वेज हैं जिसमें हम इसको लाइंस का नाम लिख सकते हैं, ठीक है। और इसमें हमने दो ही पॉइंट लिए लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए, बिल्कुल सही है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है आपको। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है यूज द फिगर टू नेम। उसने कुछ फिगर दिया है, एक फिगर दिया है, उसने फिगर बना लेते हैं हम। ए बी डी ई, एक उसने लाइन दी है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक लाइन दी हुई है, ठीक है, और लाइन के ऊपर उसने ए बी डी और ई 4 पॉइंट दिए हैं। ये है ए, देन बी, देन डी, देन ई, ये 4 पॉइंट दिए हैं। उसके बाद क्या बोल रहा है, बी और ओ पॉइंट है। ई से एफ की तरफ एक लाइन जा रही है ऐसे, यहां पे है एफ पॉइंट है, ठीक है। और बी से एक लाइन जा रही है जो क्या कह रही है, सी और ओ को रिप्रेजेंट कर रही है, सी और ओ को रिप्रेजेंट कर रही है। ये है आपकी एक और लाइन, यहाँ पे है ओ पॉइंट और यहाँ पे है आपका सी पॉइंट,
ठीक है, ये है आपका सी पॉइंट, ABDECOFEF, ठीक है, ये आपके पॉइंट्स हो गए। उसके बाद क्या कह रहा है, ए पार्ट में देखो, लाइन कंटेनिंग पॉइंट E, लाइन कंटेनिंग पॉइंट E, कौन सी लाइन पे पॉइंट E है, तो हम देख सकते हैं EF लाइन कंटेन्स पॉइंट E। EF लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे लिखेंगे, EF यहां पे लिखेंगे कंटेन्स पॉइंट E, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा। देन सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, लाइन पासिंग थ्रू A, लाइन पासिंग थ्रू A, तो यहां पे B में लिखो, B पार्ट में क्या है, लाइन पासिंग थ्रू A से कौन सी लाइन पास कर रही है, अगर AE की बात करते हैं तो लाइन AE लिखो, A इज द लाइन AE पासिंग थ्रू पॉइंट A। इसके बाद सी पार्ट में क्या पूछ रहा है, लाइन ऑन विच O लाइज, तो यहां पे सीधा लिखेंगे O लाइज ऑन लाइन, लाइन ही पूछा है ना, हाँ, लाइन ऑन विच O लाइज, तो O लाइज ऑन लाइन, कौन सी लाइन है, O लाइन CO पे है, बिल्कुल CO पे है, ठीक है। और क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, टू पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस, टू पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस, तो सीधा से लिखो टू पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन कौन सी हैं। अब देखो, एक तो CO क्रॉस कर रही है AE के साथ, और एक EF क्रॉस कर रही है AE के साथ, तो टू पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस आ जाएगा। आपको इंटरसेक्शन बताया था क्या होता है, टू पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस आर, कौन कौन सा हो जाएगा, AE लाइन क्रॉस कर रही है किसके साथ, CO के साथ, ठीक है, एंड AE लाइन क्रॉस कर रही है EF के साथ। समझ में आ गया आपको, AE लाइन क्रॉस कर रही है EF के साथ, देखो यहां पे इंटरसेक्शन पॉइंट है इसका, EF और AE, यहां पे CO और AE ये लाइन क्रॉस कर रही हैं। इसके बाद देखो आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, हाउ मेनी लाइन कैन पास थ्रू वन गिवन पॉइंट। अगर हम यहां पे वन गिवन पॉइंट की बात कर रहे हैं, फोर्थ क्वेश्चन लिखिए, फोर्थ क्वेश्चन का A पार्ट क्या कह रहा है कि एक पॉइंट आपको कोई भी गिवन है, इससे कितनी लाइंस आप पास करा सकते हैं, तो देखो एक लाइन तो ये हो गई, उसके बाद एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई। आप इस तरह से इन्फिनिटी लाइंस यहां से एक पॉइंट से पास कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा देयर आर इन्फिनिटी लाइंस विच वी कैन पास थ्रू वन पॉइंट, ठीक है। हाउ मेनी लाइंस कैन पास थ्रू वन पॉइंट, देयर आर infinity lines, infinite number of lines passes through one given point। समझ गए। अब सेकंड पार्ट में वो कह रहा है, ये तो था एक पॉइंट का, अब वो सेकंड पार्ट में कह रहा है कि आपके पास दो पॉइंट गिवन है, दो पॉइंट मान लो, एक पॉइंट यहां पे गिवन है और एक पॉइंट यहां पे गिवन है। अब इस पॉइंट से कितनी लाइन पास करेंगी, यही पूछ रहा है वो। देखो ये पॉइंट है और ये लाइन जा रही है और एक ये पॉइंट है, क्या इन दोनों पे ये लाइन के अलावा कोई और लाइन पास कर सकती है, क्योंकि यहां से थोड़ा सा भी एंगल चेंज हुआ वहां से वो ऊपर को उठ जाएगी या नीचे को चली जाएगी। तो बी पार्ट में क्या हो जाएगा, देयर आर ओनली वन लाइन विच पासिस थ्रू टू पॉइंट्स, ठीक है, यही आ जाएगा। क्या पूछ रहा है, टू गिवन पॉइंट्स, तो यहां पे कितना आ जाएगा, देयर आर ओनली वन लाइन, there are only one line which passes through two given points, which passes through
वन गिवन पॉइंट। समझ आ गया आपको? बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने हैं। आपको क्वेश्चन और आंसर डिटेल में कराने का यही मतलब है कि आपको एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, मूव ऑन करते हैं आपके फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? ड्रॉ ए रफ फिगर एंड लेबल सूटेबली इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। उसने बोला है कि अब उसने क्या है, उसने कुछ आपको लिख के दिया हुआ है और बोल रहा है कि वो जो स्टेटमेंट उसने दिया है उसको आप डायग्राम के माध्यम से रिप्रेजेंट करें। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या कह रहा है? देखो फिफ्थ का ए पार्ट कह रहा है कि पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी। पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी, लाइन सेगमेंट का साइन दिया है, ए बी लाइन सेगमेंट ऐसे दिया है, बस यही दिया है, बिल्कुल यही। ए बी पे पॉइंट पी लाई करना है, तो यहाँ पे सीधा सा लाइन सेगमेंट बना दो एक, ये हो जाएगा आपका ए और ये हो जाएगा आपका बी। यहाँ पे एक पॉइंट लगा दो पी, तो ये हो गया आपका क्या? पॉइंट पी लाइज ऑन लाइन सेगमेंट ए बी। हमेशा याद रखना ये जो है ना आपको ऊपर जो सिंबल दिया हुआ है उसका बहुत ध्यान रखना। रे का सिंबल है या फिर लाइन सेगमेंट का सिंबल है या फिर लाइन का सिंबल है, इसलिए मैंने आपको पहले सिंबल्स ही बताए थे। ठीक है, इसके बाद बी पार्ट में क्या कह रहा है? एक्स वाई एंड पी क्यू रे, एक्स वाई लाइन एंड पी क्यू लाइन इंटरसेक्ट एट एम। क्या कह रहा है? एक्स वाई लाइन एंड पी क्यू लाइन इंटरसेक्ट किस पे कर रहे हैं? इंटरसेक्ट एट पॉइंट एम। पॉइंट एम पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल। तो कुछ नहीं करना है आपको, ये आपने एक्स वाई बना दी और ये पी क्यू बना दिया। लाइन है तो यहाँ पे एरो डालना मत भूलना, लाइन सेगमेंट था इसलिए हमने एरो नहीं डाला था। ये आ गया आपका क्या? पी, और ये आ गया आपका क्यू। ठीक है, ये आ गया आपका एक्स और ये आ गया वाई। उसने क्या बोला? इंटरसेक्ट किस पे कर रहे हैं? पॉइंट एम पे। तो ये जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट का नाम हो जाएगा एम। समझ गए? इसके बाद सी पार्ट में देखो, लाइन एल कंटेन्स ई एफ बट नॉट डी। ठीक है, ई एफ लाइन पे एक लाइन है एल। सबसे पहले तो लाइन बनाओ एल, ये आपने लाइन बना डी एल। ठीक है, ये एल लाइन है, इस पे पॉइंट कौन सा दे रखा है? ई और एफ, दो पॉइंट दे रखे हैं। उसने कहा पर डी पॉइंट इसके ऊपर नहीं है, तो डी पॉइंट इसके लाइन के बाहर कहीं भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, इजी था। लाइन एल कंटेन्स ई एंड एफ बट नॉट डी, बिल्कुल सही। लाइन एल पे ई और एफ पॉइंट्स आ रहे हैं जबकि डी उस पर नहीं है। इसके बाद देखते हैं ओपी एंड ओ क्यू मीट एट ओ। ओपी एंड ओ क्यू मीट एट ओ। ओपी क्या है? ओपी एक लाइन है और ओ क्यू भी एक लाइन है। तो देखो आपका डी पार्ट यहीं पे कर दे रहा हूं मैं, बहुत ईजी है। ठीक है, डी पार्ट में क्या कह रहा है? फिफ्थ के डी पार्ट में देखो, दो लाइन कह रहा है, ओ एम और ओ पी एंड ओ क्यू। तो पहले यहां पे देखो, ये हमने खींच दिया ओ पी। ठीक है, ये खींच दिया हमने ओ पी। अब बोल रहा है ओ पॉइंट से ही क्यू तक, ओ पॉइंट से क्यू तक जा रहा है, तो यही पॉइंट से आपके आ जाएगा क्यू। ठीक है, और मीट कौन से पॉइंट पे कर रहे हैं? ओ पॉइंट पे। तो हमने तो बना ही दिया, ओ पॉइंट पे मीट करेंगे जब ओपी और ओ क्यू एक ही जगह से निकलेंगे। इन दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट देखो, अगर रे की बात करें, अगर ओपी की बात करें, ओपी और ओ क्यू स्टार्ट बिल्कुल ओ पॉइंट से हो रहे हैं, लेकिन उसने बोला है ओपी और ओ क्यू क्या है? एक लाइन है। तो यहां पे लिख देंगे हम ओपी एंड ओ क्यू, और दोनों के ऊपर लाइन का सिंबल डाल देंगे और ये डायग्राम बना देंगे। ठीक है, ये डायग्राम है ओपी और ओ क्यू का, जो ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके क्या है? ट्रू और फॉल्स हैं। आपको इसका सारा का सारा मैंने थ्योरी बता दी है जो जो इस एक्सरसाइज में थी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ आ गया होगा। और उसने डायग्राम दिया है क्या? बिल्कुल, लाइन एम एन, कंसिडर द फॉलोइंग फिगर ऑफ लाइन एम एन से वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। उसने ना 6 क्वेश्चन में फिगर भी दिया है जिसमें क्यू एम ओ एन पी। ठीक है, ये उसने क्या दिए हैं? एक लाइन बनाई हुई है, उसमें पॉइंट दर्शाए हुए हैं। ठीक है,
तो उसको ध्यान में रखते हुए आपको ट्रू फॉल्स इसके आंसर करने हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप इसके ट्रू फॉल्स खुद कर पाएंगे, क्योंकि मैंने इसका सारी थ्योरी आपको बता दी है। जो जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो सारे एक्सरसाइज के करा चुका हूं मैं, ठीक है। अगर फिर भी आपको इसमें कोई भी दिक्कत होती है तो टेलीग्राम के ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाएं और टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन करें, और कोई भी प्रॉब्लम हो वहां पे मुझसे शेयर करें, आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए लेते हैं अलविदा, मिलेंगे अगली क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ और नए कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। तब तक के लिए आपसे लेते हैं अलविदा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।